नमस्ते मित्रों। हमने पिछले वीडियो में एक वचन दिया था कि जो न्यू आईटी रूल्स आए हैं 2021 वाले, उस पे एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तो हमारी जीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था डेटा सोवरेनिटी पे, और जब तक हम सॉल्यूशन देते तब तक ये रूल्स अमल में आ चुके थे। तो सोचा आने वाली एग्ज़ाम्स में, मान लीजिए यूपीएससी में या फिर किसी और एग्ज़ाम में, इस न्यू आईटी रूल्स पे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आईटी गाइडलाइंस कही जा रही है उससे, न्यू आईटी रूल्स 2021, या फिर इंटरमीडियरी गाइडलाइंस, या फिर पूरा नाम बताऊं तो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। तो क्या है ये? गवर्नमेंट और सोशल मीडिया कंपनीज़ के बीच में तनातनी चल रही है। और ऐसा नहीं है कि इसी गवर्नमेंट की नहीं बन रही, बिग टेक कंपनीज़ के साथ पिछली गवर्नमेंट की भी कुछ ज़्यादा नहीं बन रही थी। तो उन्होंने भी कुछ रूल्स लाए थे 2011 में, फिर उसको अभी दोबारा अमेंड किया है 2021 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चीज़ ही ऐसी है कि हर कुछ सालों में कुछ नया नया इन्वेंशन होगा, तो गवर्नमेंट को भी उसके साथ साथ नए नए कानून बनाते रहने पड़ेंगे। और जो कायदा तोड़ रहे हैं वो तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो गवर्नमेंट को भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहला वाला आईटी रूल्स आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आई थी 2000 में, वाजपेयी गवर्नमेंट ने उस कानून को बनाया था। उसके बाद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 2011 में इंटरमीडियरी गाइडलाइंस बनाई थी, क्योंकि तब तक सोशल मीडिया कंपनीज़ भारत में आ चुकी थी और उनके कुछ नुकसान भी पता चलने लगे थे। और बाद में फिर उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स आए थे। 2018 में ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश किए थे मोदी गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जनता की राय भी मांगी थी, लेकिन वो विचार विमर्श चलता रहा। उसका बाद में इम्प्लीमेंटेशन होते होते 2021 आ गया। तो फरवरी महीने में गवर्नमेंट ने फाइनली ये रूल्स लागू कर दिए, और 3 महीनों का समय दिया था सभी सोशल मीडिया कंपनीज़ को कंप्लाई करने के लिए, इनके ऊपर अमल करने के लिए। तो लगभग सब ने कर दी थी, ट्विटर ने नहीं किया। तो ट्विटर के साथ गवर्नमेंट की खास करके नहीं बन रही है। तो माजरा क्या है? एक ट्विटर अपनी मन मर्जी से माने इन सोशल मीडिया कंपनीज़ का जो रेगुलेशन मैकेनिज़्म है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ओपेक है। माने उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। उनके बोर्ड को ही पता है क्या किया उन्होंने, क्यों किया। और ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत सरकार के साथ इनकी नहीं बन रही है। यूरोप में, अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत सारी गवर्नमेंट्स के साथ इनकी अनबन चल रही है। तो वहाँ भी एक इश्यू लगभग 10 सालों से चर्चा में है कि इनको इंटरमीडियरीज़ कहा जाए या फिर पब्लिशर कहा जाए। क्या फ़र्क है दोनों में? इंटरमीडियरी माने हिंदी में कहा गया है उसको मध्यवर्ती, यानी आपने एक जगह से इन्फॉर्मेशन ली और दूसरी जगह पे इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, आप केवल माध्यम का रोल प्ले कर रहे हैं। उदाहरण फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब वगैरह। लेकिन जब ये कंपनीज अपने प्लेटफॉर्म पे कौन सा कंटेंट रखा जाए, कौन सा हटाया जाए, ये जब खुद से तय करने लगे, तब फिर इनको इंटरमीडियरीज कहना सही होगा या नहीं। तो उदाहरण के तौर पे पिछले वर्ष अमेरिका में इलेक्शन था, तो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट ट्विटर ने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया। यहाँ भारत में भी कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ के साथ हुआ, तब पता चला। कंगना रनावत का अकाउंट बैन कर दिया, और 2 बड़े पॉलिटिशियंस का, दोनों बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी के बड़े नेता, दोनों का अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था। भारत के जो आईटी मिनिस्टर हैं, खुद आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया। और जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं शशि थरूर, अभी वर्तमान में पार्लियामेंट्री आईटी कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। तो आप इनमें से किसी अपने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का भी अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था अपने मन से। तो आप इनमें से किसी की भी विचारधारा से सहमत हो या ना हो, डोनाल्ड ट्रंप को भले ही उनके अपने देश में कार्टून प्रेसिडेंट घोषित किया था, एक टीवी सीरीज़ भी बनी थी, आप कंगना रनावत से सहमत हो या ना हो, लेकिन इनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता तो नहीं छीननी चाहिए। वो
फ्रेंच राइटर थे वोल्टेयर, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा फेमस है कि मैं आपकी बात से सहमत भले ना हो, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को मैं फिर भी डिफेंड करूंगा अपनी मौत तक। तो वही वाला माजरा यहाँ भी लागू होता है कि आप डोनाल्ड ट्रंप से सहमत हो ना हो, क्यों सस्पेंड किया उसका कोई रीज़न नहीं बताते, ना उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की छूट होती है। किसी भी मीडिया को मैनिपुलेटेड मीडिया, जैसे अभी संबित पात्रा के मीडिया को कर दिया था, कुछ कम लेसर नोन अकाउंट्स हैं ट्विटर पे, ज़्यादा फेमस हैं, आम जनता को कम पता होंगे, तो उनको भी अपने मन से सस्पेंड किया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में उनकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो भारत सरकार ने इनके ऊपर भारत के कानून अमल लाने की शुरुआत की और उनसे कहा कि भाई अगर आपको भारत में रहना है तो भारत के कानून मानने पड़ेंगे, भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। इन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दी है, जो इन कंपनीज़ ने आर्ग्यूमेंट दी है कि भाई अगर आप इन आईटी रूल से, न्यू आईटी रूल से लोगों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को खतरा होगा। भारत सरकार ने पक्ष दिया है कि भाई जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 19 में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार मिल रहा है, तो 19(1) जहाँ आपको अलग अलग राइट्स दे रहा है, अलग अलग राइट टू फ्रीडम काफ़ी सारे दे रहा है, वहीं पे 19, 2, 3, 4, 5, 6 उन्हीं अधिकारों पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। माने व्याजिब अंकुश, या फिर शुद्ध हिंदी में कहूँ तो युक्ति युक्त निर्बंध, या फिर तर्क संगत प्रतिबंध, जो भी शब्द आपको समझ आए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भारत के ही संविधान ने उन्हीं अधिकारों पे लगाए हुए हैं, जिसके कुछ कारण संविधान में ही दिए हुए हैं। माने कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अबाधित नहीं हो सकती, अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं हो सकता। मतलब अब किसी को भी कुछ भी बोल दें तो फिर झगड़ा हो जाएगा। तो कुछ कारण दिए हुए हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के, भारत की एकता, अखंडता, भारत की सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेमेशन, किसी के ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाना वगैरह वगैरह, ये चीज़ें, हिंसा भड़काने के प्रयास, ये सब चीज़ें उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं हो सकती। बाकी आप जो मर्जी बोल सकते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन आईटी रूल्स को भी बनाया गया है भारत सरकार ने, और भारत सरकार ने कहा है कि भाई ये भारत के संविधान के मुताबिक हैं ये रूल्स, तो उनको आप फॉलो करेंगे। तो हैं क्या रूल्स? सबसे पहला काम भारत सरकार ने जो किया है इन आईटी रूल्स में, इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को दो कैटेगरीज में वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है। एक है इंटरमीडियरी, दूसरी है पब्लिशर। क्या फ़र्क है दोनों में? कि यदि आप केवल इन्फॉर्मेशन का फ्लो मेंटेन कर रहे हैं कि इधर से आई उधर भेज दी, इधर से आई उधर भेज दी, तो आप इंटरमीडियरी हैं। लेकिन अगर आप खुद से तय कर रहे हैं कि भाई कौन सी पोस्ट आपके प्लेटफॉर्म पर रखी जाए, कौन सी ना रखी जाए, तब आप पब्लिशर हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ मैकेनिज़म्स दिए हुए हैं कि भाई आपकी वेबसाइट पे, आपके फोरम पे अगर किसी को किसी पोस्ट से आपत्ति है तो उसका ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाइए। ग्रीवांस रिड्रेसल माने, ग्रीवांस यानी फरियाद, रिड्रेसल माने उसका निराकरण। तो उस फरियाद के निराकरण का कोई मैकेनिज्म बनाइए, उस शिकायत के निवारण का, और उसको ट्रांसपेरेंट रखे, उसका हमको ब्यौरा दीजिए, सरकार जनता के सामने रखे कि भाई ये फरियाद आई थी, इसके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। उसके उन पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार दीजिए जिसकी पोस्ट आप हटा रहे हैं, जिसका अकाउंट आप सस्पेंड कर रहे हैं, और अगर आपके फैसले से वो संतुष्ट नहीं है तो फिर अपील का मैकेनिज्म रखिए कुछ। अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं मान रहे, इन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को नहीं फॉलो कर रहे, तो फिर आप पब्लिशर हो। पब्लिशर होने से इन सोशल मीडिया कंपनीज़ की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, इनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर आप पब्लिशर की भूमिका में आ गए तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। ट्विटर ने इन सभी चीज़ों को लागू करने से मना कर दिया, इसीलिए अभी के फ़िलहाल के समय में गवर्नमेंट ने ट्विटर को इंटरमीडियरी के टैग से हटा के उसको पब्लिशर घोषित किया है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों पहले किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को लेके कुछ लोगों ने फेक न्यूज़ फैला दी। तो उन जितने लोगों ने फेक न्यूज़ का ट्वीट कर दिया था
उन सब के ऊपर एफआईआर हुई, प्लस ट्विटर के ऊपर भी एफआईआर हुई। क्यों? क्योंकि अभी आप पब्लिशर हैं, इंटरमीडियरी नहीं है। दूसरा, इंटरमीडियरीज को भी इन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कौन है? जिनके 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो गवर्नमेंट ने ही कुछ आंकड़े दिए हैं कि व्हाट्सएप के भारत में 53 करोड़ यूज़र हैं, यूट्यूब के 44.8 लगभग 45 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और सबसे कम है ट्विटर के 1.75 करोड़। इनके अलावा भी और होंगे सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, बट ये ज़्यादा फेमस है। मतलब मान लीजिए टिकटॉक अभी बैन हो चुका है, लेकिन उसके भी 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स थे, तो वो भी सिग्निफिकेंट में आएगा। तो इन सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए गवर्नमेंट ने फिर एक स्टेप और कहा है कि आप अपने प्लेटफॉर्म पे ड्यू डिलिजेंस मेंटेन करेंगे। ड्यू डिलिजेंस यानी आप कुछ खास सावधानियां बरतेंगे। मतलब आप अपने यहाँ पे एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएंगे, जिसमें एक आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा जो भारत का रेसिडेंट होगा, एक नोडल कांटेक्ट पर्सन होगा, आप उसका एक कांटेक्ट पर्सन आप डिक्लेयर करेंगे, उसका फ़ोन नंबर भी आप डिक्लेयर करेंगे और वो फ़ोन नंबर 24/7 चालू होना चाहिए। मतलब लोग कभी भी उसके ऊपर कंप्लेन कर सकें कि मेरी फला पोस्ट, मुझे इस फला पोस्ट से प्रॉब्लम है। वो भी भारत का रेसिडेंट होना चाहिए। और एक आपका रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर होगा, यानी जो आपके प्लेटफॉर्म पे सभी फरियादों के निराकरण का काम देखेगा, वो भी भारत का रेसिडेंट होना चाहिए। आपकी सोशल मीडिया कंपनी की एक भारत में ऑफिस होनी चाहिए, उसका एड्रेस भी आप पब्लिक करेंगे, फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ पब्लिक करेंगे, ताकि आपके ऊपर भारत के कानून लागू होंगे। अभी इनके ऊपर अमेरिका के कानून लागू हो रहे हैं, तो ये भारत के कुछ चीज़ों को मानने से मना कर देते हैं। प्लस इन सोशल मीडिया इंटरमीडिएट सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया कंपनीज़ को हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी कि भाई आपके पास कितनी फरियाद आई, उसके ऊपर आपने क्या स्टेप्स उठाए, कितनी पोस्ट के खिलाफ कंप्लेन थी, कितनी रिमूव की, क्यों की, नहीं की तो क्यों की, उसका आप एक रिपोर्ट पब्लिक करेंगे। तो लगभग ट्विटर के अलावा सभी कंपनीज़ ने इन सब नियमों को मान लिया है। और फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब ने अपना एक रिपोर्ट भी जारी कर दिया कि हमारे पास इतनी कंप्लेंट्स आई थी, इनका हमने ये किया है। तो अभी आप मान लीजिए कि ट्विटर एकमात्र अकेला पड़ गया है जो इन कानूनों को नहीं मान रहा। क्यों ज़रूरी है इस चीज़ को? मान लीजिए एक बहुत बड़ा दूषण है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, एक नया दूषण शुरू हुआ है रिवेंज पॉर्न। मतलब मान लीजिए एक लड़का लड़की इंटीमेट रिलेशन में थे और उनकी कुछ इंटीमेट फ़ोटोज़ थी, मान लीजिए ब्रेकअप हो गया और लड़के ने उस लड़की की वो फ़ोटोज़ वायरल कर दी। अब वो लड़की ना उस कंपनी को कंप्लेन कर सकती है क्योंकि उसका सर्वर भारत में नहीं है, वो भारत के कानून नहीं मान रही, ना उसने कोई ऑफिसर वगैरह डिक्लेयर कर रखा है कि आपको किसी पोस्ट से दिक्कत हो तो इसको फरियाद कीजिए। और भारत सरकार के पास वो जाएगी। तो भारत सरकार के ही आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मान लीजिए ऐसी कोई लड़की या उसके माँ बाप मेरे पास आके कहें फरियाद करें कि भाई मेरी बेटी के ऐसे ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट किसी लड़के ने पोस्ट कर रखे हैं, तो मैं उनसे क्या ये कहूँगा कि भाई मेरा तो कानून ये लोग मानते नहीं, आप अमेरिका की सरकार को जाके फरियाद करें। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने एक और प्रोविज़न रखा है इन रूल्स में कि कोई भी मैसेज का फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब एक हुआ ओरिजिनेटर जहाँ से मैसेज शुरू हुआ, उसके बाद होंगे फॉरवर्ड, तो वो फॉरवर्डेड मैसेज होंगे। व्हाट्सएप पे हम सब लोगों ने देखा होगा कुछ मैसेज इस पे फॉरवर्डेड होता है, तो वो कहीं से आए हुए हैं। अब वो फॉरवर्डेड मैसेज अगर आया तो कहाँ से शुरू हुआ था, उस व्यक्ति की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
तो मान लीजिए ऐसी किसी लड़की की कोई पोस्ट, कोई आपत्तिजनक पोस्ट व्हाट्सएप पे घूम रही है, तो वो लड़की व्हाट्सएप के ग्रीवांस एडरेसल ऑफिसर को कंप्लेन करेगी, और ग्रीवांस एडरेसल ऑफिसर का काम है कि ओरिजिनेटर ऑफ द पोस्ट को ढूंढे और उसके सर्वर से वो पोस्ट हटा दे। तो ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं, फेसबुक पे भी काफ़ी सारे किस्से आए हुए हैं कि दो लोग फेसबुक पे फ्रेंड्स बने, फिर कुछ वीडियो चैट की, उस वीडियो चैट में कुछ इंटीमेट पोजेज़ में किसी के वीडियो या फिर फ़ोटोज़ किसी ने रख लिए, फिर उसे ब्लैकमेल भी किए हुए हैं। ऐसे भी केसेस पढ़ने में आ रहे हैं, अखबारों में आए दिन आते हैं ऐसी खबरें। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे अपनी फरियाद लेके। अब मान लीजिए उसी तरह कोई हिंसा भड़काने वाली पोस्ट वायरल हो गई और उसके कारण लॉ एंड ऑर्डर को खतरा महसूस होगा, तो उसके लिए भी ओरिजिनेटर ऑफ द पोस्ट को ढूंढा जाएगा। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप ओरिजिनेटर ऑफ द पोस्ट को खोजिए, जिसको खोजने से ये सोशल मीडिया कंपनीज मना कर रही हैं। खासकर व्हाट्सएप कह रही है कि भाई हमारे जितने भी मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्शन वाले हैं, माने केवल वो 2 लोग ही पढ़ पाते हैं, हम लोग नहीं पढ़ पाते कि भाई किसने मैसेज किया था। मेरी कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले फ्रेंड्स से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये सच नहीं बोल रहे व्हाट्सएप वाले, उन्हें पता होता है कौन ओरिजिनेटर है, पर वो डिक्लेयर नहीं करते, हमें पता है, ताकि लोगों का भरोसा कम ना हो जाए उनके ऊपर, लोग आराम से चैट वैट करते रहें। तो जितनी चैट ज़्यादा होंगी उतने यूज़र ज़्यादा होंगे, आगे चल के उनका एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू का भी प्लान है व्हाट्सएप वगैरह का। तो नारकोटिक्स जो रिया चक्रवर्ती वाली जो चैट लीक हुई थी, ठीक है, उसी से तो पकड़ा था पुलिस ने कि भाई नारकोटिक्स का क्या पूरा नेटवर्क है बॉलीवुड के अंदर। तो काफ़ी सारे फिल्म स्टार्स की पूछताछ चल रही है अभी, तो नारकोटिक्स वाले भी निकालते हैं व्हाट्सएप का डेटा, पुलिस भी निकालती है। मान लीजिए रेप का, मर्डर का, रॉबरी वगैरह, ऐसे बड़े बड़े क्राइम्स हो गए, हाइनस क्राइम्स हो गए, तो उसमें भी ये लोग चैट वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो पता तो रहता है उन्हें, वरना पता कैसे चलेगा कि कौन सा मैसेज फॉरवर्डेड है और कौन सा मैसेज फॉरवर्डेड टू मेनी टाइम्स है। तो फिर आपको उस मैसेज को 5 लोगों को भी फॉरवर्ड करने की इजाज़त नहीं है, फिर आप वो केवल एक ही व्यक्ति को फॉरवर्ड कर पाओगे, तो पता तो होगा उनको। दूसरा एक प्रोविज़न और लगाया गवर्नमेंट ने कि भाई आप यूज़र्स को वेरीफाई करने का वॉलंटरी मैकेनिज़्म लगाइए, वॉलंटरी यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज़्म। मतलब आपने देखा होगा कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के बगल में ब्लू टिक रहता है, वो ब्लू टिक वाले अकाउंट उस कंपनी के वेरीफाइड यूज़र्स हैं। अब ये कंपनीज़ किस यूज़र को ब्लू टिक देगी, किसको नहीं देगी, किसका ब्लू टिक हटा देगी, इसकी कोई प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। जिसका मन किया उसको ब्लू टिक दे दिया, माने कुछ कुछ उनके क्राइटेरिया हैं, लेकिन उन्होंने कभी ओपन नहीं किया कि भाई इस व्यक्ति को ब्लू टिक क्यों दिया, इसका ब्लू टिक क्यों हटाया, इसे नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे। तो ये प्रोसेस काफ़ी ओपेक है। और ट्विटर के सीईओ ने खुद कन्फेस किया हुआ है कि भाई मैं लेफ्टिस्ट विचारधारा का हूँ और मेरे बोर्ड रूम में लेफ्टिस्ट लोगों का इतना दबदबा है कि बाकी विचारधारा वालों को अपनी बात कहने से भी झिझक होती है। ये उसने खुद डिक्लेयर किया हुआ है, कन्फेस किया हुआ है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप एक वॉलंटरी मैकेनिज़्म लगाइए कि मान लीजिए किसी को अपना अकाउंट वेरीफाई कराना है, तो वो अपना फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो भी रिक्वायरमेंट हो आपकी वो जाहिर करेगा, आप उसको कंफर्म करके फिर उसके बगल में ब्लू टिक दे दीजिए। तो ये माजरा क्यों कुछ सालों के लिए बंद कर देते हैं ब्लू टिक देना, फिर अचानक से देना शुरू करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके फॉलोअर्स कम भी हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं फला फला आदमी हूँ, तो ये मैं ही हूँ, ये मेरा वेरीफाइड यूज़र है, तो फिर आप उसको ब्लू टिक दे दीजिए। फ़र्क क्या पड़ता है ब्लू टिक मिलने से? 90-95% लोगों को पता नहीं होता कि इस ब्लू टिक की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये किसी प्राइवेट कंपनी का अपना बनाया हुआ मैकेनिज़्म है। लोगों को ये लगता है कि ये ब्लू टिक है तो भाई ये कुछ प्रमाणित अकाउंट होगा और यहाँ से जो भी ट्वीट आ रही है, जो भी पोस्ट आ रही है, वो बहुत ट्रस्टवर्दी पोस्ट है। हालांकि हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे ब्लू टिक वाले अकाउंट्स भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, प्रोपागेंडा फैलाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप जिसका भी अकाउंट बैन कर रहे हो उसे एक अपना पक्ष रखने का अवसर दीजिए, उसे एक अपॉर्चुनिटी दीजिए।
कोई पूरी अपील वाली कुछ मैकेनिज्म बनाई है, और अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट है तो फिर उसको रिमूव करवाइए अपने सर्वर से। सेकंड पार्ट है इन रूल्स का, वो है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। माने डिजिटल मीडिया माने बात हो रही है OTT प्लेटफॉर्म्स की। तो जो वेब सीरीज़ वगैरह जो आजकल बहुत फेमस हो चुकी हैं उनकी बात हो रही है। तो वेब सीरीज़ पे काफ़ी अश्लीलता फैल चुकी है, हम सबको पता है। जो चीज़ें टीवी पे या फिल्मों के माध्यम से नहीं दिखाई जा सकती वो वेब सीरीज़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं, और उसका कोई इलाज भी नहीं है, इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है अभी तक। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए नोडल अथॉरिटी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना प्रसारण मंत्रालय। और इन तमाम OTT प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि भाई आप अपने यहाँ पे जितने भी कंटेंट हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। एक है U यानी कि यूनिवर्सल, सब लोग देख सकते हैं, बच्चे भी देख सकते हैं। दूसरी है UA 7+ यानी अंडर एडल्ट सुपरविजन 7+, यानी कि 7 साल से बड़ी उम्र के बच्चे ही देख सकते हैं, लेकिन अंडर एडल्ट सुपरविजन माने कोई 18 साल से बड़ा व्यक्ति उसके साथ बैठा होना चाहिए। उसके मन में कोई सवाल पैदा हुआ कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, तो उसके सवाल का वाजिब उसको ठीक से उचित जवाब मिल जाए तभी के तभी। दूसरी कैटेगरी है UA 13+, अंडर एडल्ट सुपरविजन 13+। चौथी कैटेगरी है UA 16+, अंडर एडल्ट सुपरविजन 16+। और 5वीं कैटेगरी है एडल्ट यानी 18+। इस एडल्ट कैटेगरी वाले कंटेंट को कौन देख रहा है उसका भी मैकेनिज्म बनाने को कहा है गवर्नमेंट ने, कि भाई आपका कोई पर्टिकुलर यूज़र अगर अंडर 18 है तो वो 18+ वाला कंटेंट नहीं देख पाना चाहिए, ये भी आप इंश्योर कीजिए। यानी हो सकता है आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ अपलोड करना पड़े ताकि आपकी एज उनको पता चले। अगर मान लीजिए किसी अंडर एज वाले बच्चे ने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, बहुत सारे बच्चों के होते हैं आजकल, तो उसके पास फिर वो एडल्ट कंटेंट नहीं जाएगा। मतलब मान लीजिए नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, तो उनके ऊपर भी उन प्लेटफॉर्म्स को भी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप वॉच रखिए कि आपका कौन सा कंटेंट किस एज का व्यक्ति देख रहा है। और इन तमाम कंपनीज़ को, चाहे पब्लिशर हो चाहे या OTT प्लेटफॉर्म हो, इन सबको गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप अपने यहाँ पे एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 लेवल का, जिसमें फर्स्ट लेवल है सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर्स। आप खुद ही अपना एक रेगुलेशन मैकेनिज्म बिठाइए। एक आपका ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होगा जो भारत का रेसिडेंट होगा, उसके पास कंप्लेन जाएगी। मान लीजिए किसी की कंप्लेन गई कि भाई फलानी पोस्ट आपत्तिजनक है, और या फिर कुछ भी कोई लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आपकी अपनी बॉडी, उस कंपनी की अपनी बॉडी उसके ऊपर एक्ट करेगी। 15 दिनों के अंदर उस फरियाद का निराकरण करना है आपको। अगर नहीं कर पाए या आपके डिसीजन से उस कंप्लेनेंट को, उस फरियादी को संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर सेकेंड लेवल है जिसे कहा जाता है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ पब्लिशर्स। तो उन्होंने कहा भाई आप अपने जैसे कुछ पब्लिशर्स इकट्ठा कर लीजिए। मान लीजिए यूट्यूब पे कुछ न्यूज़ चैनल चल रही हैं, तो उनके अपने पब्लिशर्स कुछ इकट्ठा आएंगे और एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बना सकते हैं। उस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में 6 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, और उसका अध्यक्ष होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, या फिर रिटायर्ड जज, या फिर कोई एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा जो कि ह्यूमन राइट्स वगैरह किसी फील्ड में उसने काम किया हुआ हो। 15 दिन के अंदर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को भी उस फरियाद का निराकरण करना है। माने फर्स्ट स्टेप हो गया सेल्फ रेगुलेशन बाय पब्लिशर्स। आपकी कंपनी के अंदर ये ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर होगा जो 15 दिन के अंदर डिस्प्यूट को सेटल करेगा। नहीं कर पाया, संतुष्टि नहीं हुई, तो सेकेंड स्टेप है आप इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास जा सकते हैं। उस बॉडी के पास भी 15 दिन है। अगर वहाँ भी संतुष्टि नहीं मिली आपको, तो थर्ड लेवल है ओवरसाइट मैकेनिज्म। ओवरसाइट मैकेनिज्म है, यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय। और सूचना प्रसारण मंत्रालय एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बना सकती है जिसमें
होम मिनिस्टर हो सकता है, आपका मिनिस्टर ऑफ आईटी हो सकता है, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह वगैरह हो सकते हैं उसमें। तो इस किस्म का एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने को भी गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है। तो ये प्रोविजंस हैं इन आईटी रूल्स 2021 के। आशा करते हैं ये वाला वीडियो पसंद आया होगा आपको। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।